प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के मुख्य तत्व या विशेषताओं के बारे में जानकारी दूंगी। पहली विशेषता ये है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य अवस्था होती है, अर्थात सामान्यतः पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ऐच्छिक बेरोजगारी अल्पकाल में संभव है या संघर्षात्मक बेरोजगारी अल्पकाल में संभव है, लेकिन दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की अवस्था रहती है। इसके बाद दूसरा है से का नियम, पूर्ति अपनी मांग को स्वयं उत्पन्न कर लेती है, अर्थात जितनी पूर्ति होती है उसी के बराबर मांग हो जाती है और कोई अति उत्पादन नहीं होता। इसके बाद तीसरा है स्वचालित एवं स्वयं समायोजित अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई है। मांग व पूर्ति में स्वतः संतुलन स्थापित हो जाता है। अर्थव्यवस्था में जो कुछ उत्पादन किया जाता है वह सब उपभोग व्यय व पूंजीगत व्यय विनियोग से उत्पन्न मांग के कारण बिक जाता है। अतः स्वचालित एवं स्वयं समायोजित अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई है, क्योंकि मांग और पूर्ति में संतुलन होता है। इसके बाद चौथी विशेषता है किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्यतः अति उत्पादन असंभव है, क्योंकि जितना भी उत्पादन किया जाता है अर्थात जितनी पूर्ति की जाती है उसी के बराबर आय होती है, और जितनी आय होती है वह सारी की सारी व्यय कर दी जाती है, तो जितना व्यय है उसी के बराबर मांग होती है। तो पूर्ति और मांग एक दूसरे के बराबर रहती है, अतः अति उत्पादन असंभव होता है। पांचवी विशेषता है जब अति उत्पादन संभव नहीं तो सामान्य बेरोजगारी भी संभव नहीं हो सकती, क्योंकि जब अति उत्पादन नहीं होगा तो बेरोजगारी भी नहीं होगी। अनैच्छिक बेकारी सरकारी हस्तक्षेप या मजदूरी दरों में कठोरता की अवस्था में ही उत्पन्न हो सकती है। तो मजदूरी दरों में अगर कठोरता है या सरकार का हस्तक्षेप है तभी अनैच्छिक बेकारी उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद छठी विशेषता है अल्पकाल में अगर संघर्षात्मक बेरोजगारी या ऐच्छिक बेकारी हो तो आर्थिक शक्तियों से कुछ ही समय में पूर्ण रोजगार अवस्था स्वतः स्थापित हो जाती है, अर्थात दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है। सातवीं विशेषता है प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत एक दीर्घकालीन सिद्धांत है, यह अल्पकाल से संबंध नहीं रखता। और आठवीं विशेषता है प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में बचत व विनियोग में समानता ब्याज द्वारा स्थापित होती है। और नवीं विशेषता है मजदूरी में कटौती द्वारा बेकारी का समापन व पूर्ण रोजगार की स्थापना की जा सकती है। जैसे मजदूरी में कटौती होगी तो लागत में कमी आएगी, लागत कम होगी तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो उनकी मांग अधिक की जाएगी, वस्तुओं की मांग अधिक होगी तो उत्पादन अधिक किया जाएगा, और अधिक उत्पादन किया जाएगा तो रोजगार अधिक होगा। तो इस तरह से मजदूरी में कटौती के द्वारा बेकारी का समापन किया जा सकता है, रोजगार में वृद्धि की जा सकती है और पूर्ण रोजगार की स्थापना की जा सकती है। तो ये थी प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के मुख्य तत्व या विशेषताएं। अब हम लेंगे प्रतिष्ठित सिद्धांत के समीकरण। पहला समीकरण है कुल उत्पादन एवं कुल रोजगार क्षेत्र, जिसमें पहला समीकरण है O इज ए फंक्शन ऑफ NKTL। O का मतलब है उत्पादन या आउटपुट, F का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है, N का मतलब है एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार, और K का मतलब है पूंजी स्टॉक, T का मतलब है टेक्नोलॉजी अर्थात उत्पादन प्रौद्योगिकी, और L का मतलब है प्राकृतिक साधनों की मात्रा। तो ये जो समीकरण है इसमें KTL, K है कैपिटल अर्थात पूंजी स्टॉक, T है टेक्नोलॉजी अर्थात उत्पादन प्रौद्योगिकी, L है नेचुरल रिसोर्सेज अर्थात प्राकृतिक साधन। तो ये KTL के ऊपर जो रेखा बनी है इसका मतलब है K बार, T बार, L बार, अर्थात ये स्थिर रहते हैं।
तो कैपिटल, टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज स्थिर हैं तो परिवर्तन होता है एन में अर्थात रोजगार में। तो उत्पादन रोजगार का फलन है। रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार कम होगा तो उत्पादन कम होगा, तो उत्पादन रोजगार का फलन है। इसके बाद दूसरा है श्रम बाजार में श्रम की मांग एवं पूर्ति में संतुलन। तो डिमांड ऑफ लेबर इज ए फंक्शन ऑफ W/P इज इक्वल टू MPPL। तो डिमांड ऑफ लेबर अर्थात श्रम की मांग, F का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है। W/P का मतलब है वास्तविक मजदूरी और MPPL कहलाता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अर्थात श्रम की सीमांत भौतिक उत्पत्ति। तो इसमें श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी का ऋणात्मक फलन है, अर्थात वास्तविक मजदूरी अधिक होगी तो श्रम की मांग कम की जाएगी और अगर वास्तविक मजदूरी कम है तो श्रम की मांग अधिक की जाएगी। और जो वास्तविक मजदूरी है ये श्रम की सीमांत भौतिक उत्पत्ति के बराबर होती है। अपने लाभ को अधिकतम करने की दृष्टि से कोई भी उत्पादक श्रम को उसकी सीमांत भौतिक उत्पत्ति से अधिक वास्तविक मजदूरी नहीं चुका सकता। अतः वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत भौतिक उत्पत्ति के बराबर होती है। तीसरा समीकरण है SL इज इक्वल टू G W/P। SL अर्थात सप्लाई ऑफ लेबर अर्थात श्रम की पूर्ति, G का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है, W/P अर्थात वास्तविक मजदूरी। तो यहाँ स्वतंत्र चर है W/P अर्थात वास्तविक मजदूरी और आश्रित चर है SL अर्थात सप्लाई ऑफ लेबर। तो श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी दर का धनात्मक फलन है। अगर वास्तविक मजदूरी अधिक होगी तो सप्लाई ऑफ लेबर अर्थात श्रम की पूर्ति अधिक होगी और वास्तविक मजदूरी कम है तो श्रम की पूर्ति कम होगी। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, अतः श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी दर का धनात्मक फलन है। चौथा समीकरण है डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर अर्थात श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होती है। तो ये संतुलन की स्थिति है। तो श्रम बाजार में श्रम की मांग एवं पूर्ति में साम्य दिखाया गया है। यह साम्य अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार N का निर्धारण करता है जिस पर कुल उत्पादन निर्भर करता है। तो ये श्रम बाजार में संतुलन की स्थिति है जहाँ श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होती है। इसके बाद C है मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन। मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन के लिए क्लासिकल अर्थशास्त्र में फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत का निम्न समीकरण महत्वपूर्ण है और ये समीकरण है PT इज इक्वल टू MV, जहाँ P है प्राइस अर्थात कीमतें, T है टोटल ट्रांजैक्शंस अर्थात कुल व्यापारिक सौदे, M है मनी अर्थात मुद्रा की मात्रा, V है वेलोसिटी अर्थात मुद्रा का चलन वेग। तो जो PT है यह है मुद्रा की कुल मांग डिमांड ऑफ मनी और जो MV है ये मुद्रा की कुल पूर्ति अर्थात मनी सप्लाई। तो यहाँ मुद्रा की कुल मांग तथा मुद्रा की कुल पूर्ति में संतुलन दर्शाया गया है। एक बार वापस समझ लीजिए, P है प्राइस, T है टोटल ट्रांजैक्शंस अर्थात कुल व्यापारिक सौदे। तो कुल व्यापारिक सौदों को कीमत से गुणा करेंगे तो ये मुद्रा की कुल मांग अर्थात मनी डिमांड को बताता है। M है मनी अर्थात मुद्रा की मात्रा, V है मुद्रा का चलन वेग। M को V से गुणा करेंगे तो कुल मुद्रा की पूर्ति अर्थात मनी सप्लाई को बताता है। तो इस समीकरण में मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति में संतुलन दर्शाया गया है। अगर इस समीकरण में T को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं तो ये समीकरण हो जाएगा P इज इक्वल टू MV/T। तो इस तरह से इस समीकरण में मुद्रा की कुल मांग तथा मुद्रा की कुल पूर्ति में संतुलन दर्शाया गया है अर्थात मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। इसके बाद D है बचत एवं निवेश में संतुलन। क्लासिकल अर्थशास्त्र में प्रारंभ में यह धारणा थी कि कुल व्यय कुल आय के बराबर होता है और बचत नहीं होती। बाद में प्रतिष्ठावादी विचारकों ने बताया
कि अगर बचत होती भी है तो लोग उसे निवेश कर देते हैं और बचत और निवेश में समानता ब्याज दर के कारण से होती है। छठा समीकरण है एस अर्थात बचत या सेविंग। एफ का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है। आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज की दर। तो यहाँ स्वतंत्र चर है आर अर्थात ब्याज की दर और आश्रित चर है एस अर्थात सेविंग अर्थात बचत। तो अगर ब्याज की दर अधिक होगी तो बचत अधिक की जाएगी और अगर ब्याज की दर कम होगी तो बचत कम की जाएगी। तो यहाँ दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, अतः बचत ब्याज दर का धनात्मक फलन है। इसके बाद सातवां समीकरण है I = G R। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश या विनियोग। जी का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है। आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज की दर। तो यहाँ स्वतंत्र चर है आर अर्थात ब्याज की दर और आश्रित चर है आई अर्थात निवेश। तो अगर ब्याज की दर अधिक है तो निवेश कम किया जाएगा और अगर ब्याज की दर कम है तो निवेश अधिक किया जाएगा। तो आई और आर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो निवेश ब्याज दर का ऋणात्मक फलन है। इसके बाद आठवां समीकरण है एस = आई अर्थात सेविंग = इन्वेस्टमेंट। तो बचत एवं निवेश में साम्य ब्याज दर के द्वारा स्थापित होता है। तो ये जो संतुलन है एस = आई का अर्थात सेविंग = इन्वेस्टमेंट, ये ब्याज दर के द्वारा स्थापित होता है। तो ये जो कुछ समीकरण है ये प्रतिष्ठित सिद्धांत के समीकरणों के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी है।